हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना संधू। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना पीटी क्लासेस। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो है रीडिंग के टास्क की, जो है रीऑर्डर पैराग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और काफी बच्चों को इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है सॉल्व करने में, क्योंकि इसकी जो मार्किंग है वो पेयरिंग में होती है। तो काफी बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। स्टार्टिंग में ये इनिशियली डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप टिप्स और स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको बताऊंगी तो वो फॉलो करके अगर आप इस टास्क को अटेम्प्ट करते हैं तो काफी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और आप इजीली इस टास्क को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क, then the marking criteria, and at last the tips and strategies of this task। इसमें क्या होता है, आपको जम्बल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेस होते हैं। 4 या 5 सेंटेंस होंगे, मे बी किसी किसी में 6 भी होते हैं, पर मोस्टली ये 5 सेंटेंसेस होते हैं। 4 या 5 सेंटेंसेस आपको आएंगे जम्बल्ड ऑर्डर में, और आपको उसको क्या है, करेक्ट ऑर्डर में करना है। मतलब कि बॉक्सेस में जम्बल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेस होंगे, उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन होगा, आंसर जो है राइट हैंड साइड में होगा। तो वो जो सेंटेंसेस है जम्बल्ड ऑर्डर में बॉक्सेस में होंगे, तो वो आपको बॉक्स जो है वो आपको राइट साइड में करेक्ट ऑर्डर में जो है वो करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको जो मार्किंग क्राइटेरिया इसका, जैसे कि 6 अगर आपको सेंटेंसेस होते हैं, इसकी जो मार्किंग है वो पेयर में होती है। अगर 6 सेंटेंसेस आपको आते हैं तो वो 5 पेयर बनेंगे, जिसके 5 मार्क्स होंगे, क्योंकि एक पेयर का 1 मार्क होता है। अगर 5 सेंटेंसेस होते हैं तो वो 4 मार्क्स के होंगे, और अगर 4 सेंटेंसेस होते हैं तो वो 3 मार्क्स के होंगे। जैसे कि अगर 5 सेंटेंसेस है तो उसमें 4 पेयर बनेंगे, और 4 सेंटेंसेस है तो उसमें 3 पेयर बनेंगे। तो इसमें जैसे कि है पेयरिंग में मार्किंग होती है। इन केस अगर आपका जैसे एक पेयर ठीक है और बाकी के गलत हैं, तो इसमें आपको जो है 1 नंबर मिल जाएगा, पूरा रॉन्ग नहीं होगा वो। अगर 2 पेयर्स ठीक हैं तो आपको उसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 पेयर्स आपके ठीक हैं तो उसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर 4 पेयर ठीक हैं तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो पेयर है 2 सही है और 1 गलत है, 2 या 3 सही है 1 गलत है, तो पूरे मार्क्स की डिडक्शन होगी। इसमें आपको पेयरिंग में मार्क्स मिलते हैं, जितने पेयर ठीक होंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसकी जो टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है। मतलब कि जो फर्स्ट सेंटेंस आपने ढूंढना है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आप होना चाहिए, जिसमें कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा, जिसमें कि एक जनरल आइडिया होगा। मतलब कि जिस भी टॉपिक पे वो जो बेस्ड है रीऑर्डर, जिस पे टॉपिक पे वो क्वेश्चन बेस्ड है, उसमें आपको एक जनरल आइडिया जो है ढूंढना है। वो आपका एक इंट्रोडक्शन सेंटेंस होगा, जो भी आप फर्स्ट सेंटेंस ढूंढेंगे। इंट्रोडक्शन सेंटेंस में क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स दिए होते हैं, जैसे कि नेम हो गया, किसी साइंटिस्ट रिसर्चर या किसी का भी नेम हो गया, या यूनिवर्सिटी का नेम हो गया, या बुक का टाइटल है, या प्लेस होगी कोई, या कॉन्सेप्ट हो गया, या फुल नेम, मतलब फुल नेम या फुल फॉर्म होगी। इस तरीके का प्रॉपर नाउन जो है आपको दिया होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा वो फर्स्ट सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो। और फर्स्ट सेंटेंस में हमेशा याद रखिए प्रॉपर नाउन का ही यूज होगा, प्रॉपर नाउन होगा उसमें। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, तो आपको सबसे पहले सर्च करना है कि फर्स्ट जो सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, उसमें प्रॉपर नाउन कहाँ पे है। तो उसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस वो चूज करना है, जहां पे भी जिस भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन दिया हुआ है। और इसमें जो है फर्स्ट सेंटेंस में कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा, मतलब कि वो सेंटेंस कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा फर्स्ट सेंटेंस। जैसे कि प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, दे, इस तरीके के होते हैं, दोज होता है, इट होता है, ये प्रोनाउंस होते हैं। तो इस तरीके के जो है सेंटेंस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस कभी नहीं होगा। और ना ही फर्स्ट सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं वो होंगे। जैसे कि इसमें दिया होता है कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए बट यूज करते हैं, हाउएवर यूज करते हैं, नेवरदलेस यूज करते हैं। तो इस तरीके का भी अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इन वर्ड से भी, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड से भी अगर स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होती है। तो अगर ट्रांजिशन वर्ड्स भी हैं, जैसे कि ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, देयरफॉर होता है, फर्दर मोर होता है, एडिशनली होता है, मीनवाइल होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस, या एज वेल एज होता है, फर्स्टली होता है, सेकेंडली होता है। इस तरीके के अगर वर्ड्स हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, तो भी ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और अगर ऑल दो है, इवन दो है, देयर है,
वाइल है, सिंस है, मतलब कि जो भी इस तरीके के वर्ड है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है अगर आप इस मतलब ये वर्ड दिए होते हैं वाइल, सिंस, ऑल दो, इवन दो, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पर ये वाले सेंटेंस जहां पे भी शुरू होंगे तो उसमें प्रॉपर नाउन जरूर होगा, किसी चीज की मतलब प्रॉपर नाउन की इंट्रोडक्शन होगी, तो वो आप फर्स्ट सेंटेंस में जो है चूज कर सकते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मतलब कि हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि कोई प्लेस की बात कर रहे हैं, अगर किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी मतलब एस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, तो अगर इस तरीके की भी बात हो रही है तो वो भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है कि एस्टेब्लिश कब हुआ, मतलब डेट दी हुई है इस तरीके की, तो वो भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। अगर डेट्स दी हुई है क्वेश्चन में, सॉरी अगर ईयर दिया हुआ है, ईयर मतलब जैसे कि ईयर दिया हुआ है 1978, एक सेंटेंस में बात हो रही है, 1975 की बात हो रही है, 1984 की बात हो रही है, या 1982 की, तो इसमें क्या करना है, जो सबसे पहले मतलब सबसे पुराना वाला, इसे सीक्वेंस में ही आपको लगाना है इन सेंटेंस को। जैसे कि 1978, 1975, अगर इस सन की बात हो रही है तो 1975 वाला पहले आएगा और 1978 वाला बाद में। और अगर उससे ऊपर के ईयर्स है, 82 है, 84 है, 86 है, 88 है, तो वो सीक्वेंस में ही आते रहेंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, वो सीक्वेंस में ही चलेगा। इन केस अगर एक ही ईयर की बात हो रही है, लाइक 1978 की ही बात हो रही है, 1978, और उसके साथ डेट्स दी हुई हैं, डेट्स के साथ मंथ दिया हुआ है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मंथ जो है पहले आता है, तो वही आपका जो सेंटेंस वो पहले आएगा। देन उसके बाद सीक्वेंस में जैसे जैसे मंथ आएंगे, डेट्स आएंगे, सीक्वेंस में वो जो है आपका जो है सेंटेंस आते जाएंगे। तो इसमें आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल देके कोई बात कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, इस तरीके के वर्ड से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, सच एज, लाइक, इस तरीके के सेंटेंस से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है इन वर्ड से, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी कोई जो बात हुई है पहले उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उससे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि उससे पहले क्या बात हुई है, उससे रिलेटेड, मतलब उसका पेयर बनेगा वो, उससे रिलेटेड उसमें क्या बात हुई है, देन उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है उसके बाद ही आएगा। कोई व्यू पॉइंट दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल जो है उससे नेक्स्ट वाला उसका पेयर बनेगा। और मोस्टली जो है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, मतलब कि कोई भी बात हो रही है किसी टॉपिक पे, जो भी टॉपिक चल रहा है उसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो सेकंड या थर्ड सेंटेंस में होते हैं 90%। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर जैसे बात हो रही है, लाइक अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो पहले उसकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी, देन उसके बाद उसके एम्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो सेकेंड या थर्ड में जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। और इसमें आपको चूज कैसे करने हैं पेयर, जैसे कि अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, तो प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है कि पहले ये प्रॉब्लम थी, देन उसके बाद ये था, तो ऐसे डायरेक्टली भी नहीं दिया होगा कि फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट, हो सकता है दिया भी हो, बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया होता है कि कोई भी टॉपिक पे बात हो रही है, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम क्या उसे एक्सप्लेन किया हुआ है एक सेंटेंस में। हाँ, सेकंड सेंटेंस में उसका ये जरूर दिया होगा जो उसका पेयर बनेगा कि अदर इज दैट, द सेकंड वन इज दैट, मतलब कि सेकेंडली, इस तरीके के दिए होंगे। तो वो आपको फाइंड आउट करना है, आपको सेंटेंस को पढ़ के देखना है कि वो प्रॉब्लम ही है, और उसके बाद अगर अदर इज दैट, मतलब कि वो भी एक प्रॉब्लम के बारे में ही बात हो रही है, तो वो उसका पेयर होगा, तो वो आपको उसके नेक्स्ट पे लगाना है। ज्यादातर इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स यूज होते हैं, तो इसमें कई बार नहीं समझ आता कि इसका मतलब वर्ड मीनिंग क्या है। कोई कोई वर्ड ऐसा होता है उसमें क्वेश्चन में, रीऑर्डर्स में, कि नहीं समझ में आता कि इसका वर्ड मीनिंग क्या है। फिर भी आपको ट्राई करना है, थोड़ी सेंस बना के देखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हर सेंटेंस है उसमें बहुत ही टफ वर्ड होंगे, या फिर मतलब जिसका आपका वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा, ऐसे वर्ड होंगे। आपने वो पढ़ के देखना है, उसमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर होता है कि आपका जो अगला जो पेयर बनेगा इसमें क्या बनेगा। इन केस अगर बिल्कुल नहीं मैच हो रहा, जो भी मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, अगर बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा, तो वो फर्स्ट में या फिर लास्ट में आएगा। तो उसको आप
मतलब उसको आप छोड़ दें, पहले एक बार आप सारे सेंटेंसेस जो हैं पढ़ लें। तो उसमें क्या करें, आप फर्स्ट सेंटेंस की बजाय आप पेयर बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब कि पहले आप पेयर्स को फाइंड आउट कीजिए, देन उसके बाद आप ये सर्च कीजिए कि वो जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो फर्स्ट में आएगा कि लास्ट में। और जो लास्ट में है ज्यादातर क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है। अगर किसी प्रॉब्लम की बात हो रही है तो उसमें क्या होगा, लास्ट में रेजोल्यूशन होता है या फिर कंक्लूजन होता है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, ऑल इन ऑल हो गया, इन टू बी कंक्लूड हो गया, सॉल्यूशन होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं, या इन कंक्लूजन हो गया, इन द लास्ट, एट लास्ट, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उसमें आपको पता चल जाएगा ये टुडे, मतलब आज में कैसा है, पहले ऐसा था और आज ये क्या है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनसे आपको, इस तरीके के सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है लास्ट सेंटेंस है। तो जैसे कि अगर हिस्ट्री की प्लेस की बात हो रही है किसी, मतलब फाउंडेड या एस्टेब्लिश्ड, इस तरीके के वर्ड दिए हुए हैं, उसके साथ ईयर्स भी होगा या सेंचुरी होगी। तो जहां ऐसी बात हो रही है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो पहले आएगा सेंटेंस। मतलब कि इस तरीके की जो पास्ट में बात हो रही है वो हमेशा पहले आएगा, देन अगर उसके बाद प्रेजेंट की बात हो रही है तो वो उससे अगला होगा। और उसमें ये भी हो सकता है अगर ईयर्स की बात हो रही है पहले, मतलब किसी फाउंडेड या स्टेब्लिश्ड इन चीजों की बात हो रही है, प्लेस के रिगार्डिंग कुछ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी ये भी हो सकता है, या क्या क्या उसके यूजेस थे ये हो सकता है। यूजेज या प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि उसका एग्जाम्पल भी दिया होगा तो वो जो एग्जाम्पल है वो यूजेस के बाद या प्रॉब्लम के बाद आएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट पेयर बनाने के लिए वर्ड्स मैच करने लग जाते हैं, मतलब कि फर्स्ट में ये दिया हुआ है तो उसके साथ ही अगर सेकंड में भी वैसा ही वर्ड दिया हो तो वो उसका पेयर बन जाएगा। जरूरी नहीं है वो उसका पेयर हो, उसमें आपको ये देखना है कि उसके बारे में बात क्या हो रही है, देन उसके बारे में क्या बात हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, बिना पढ़े आपने नहीं करना है कि वर्ड्स को मैच करके उसके पेयर बना देने हैं। आपने उस सेंटेंस को पढ़ना है, उसका मतलब समझने की कोशिश करनी है, देन जो है सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसका जो पेयर बनेगा उसको आपको चूज करना है। तो ऐसा नहीं है कि वर्ड्स को देख के आप पेयर बना दीजिए, वो गलत भी हो सकता है। अब 4 to 5 क्वेश्चंस जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी इन्हीं टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज के साथ। तो आप स्क्रीन पर, अब जैसे एक और आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीऑर्डर पैराग्राफ है, क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। First is, what history books tell us about the past is not everything that happened, but what historians have selected. तो हमने फर्स्ट क्या करना है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है, देन उसके बाद उसका पेयर। द सेकेंड सेंटेंस इज, हिस्ट्री इज सिलेक्टिव। सिर्फ इतना सही सेंटेंस है कि हिस्ट्री बहुत सिलेक्टिव है। Choices must similarly be made about which aspects of the past should be formally taught to the next generation in the shape of school history lessons. And the last sentence is, they cannot put in everything, choices have to be made. तो फर्स्ट सेंटेंस जो हम ढूंढने, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, वो हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। हिस्ट्री इज सिलेक्टिव, हिस्ट्री सिलेक्टिव है, मतलब कि सभी चीजें जो हिस्ट्री में पास्ट में हुई हैं वो सभी चीजें जो है हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उसमें नहीं है। चॉइसेस थी उसमें, चॉइस रख के मतलब सिलेक्ट करके वही चीजें जो हैं बुक्स में जो हैं वो हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उसमें ऐड की गई हैं। देन हिस्ट्री इज सिलेक्टिव, हिस्ट्री सिलेक्टिव है, इसका पेयर ढूंढना है हमने, इसका पेयर हम ढूंढेंगे। तो इनमें से क्या पेयर आएगा, चॉइसेस, ये तो चॉइसेस की बात हो रही है। दे कैन नॉट पुट इन एवरीथिंग, ये भी चॉइसेस की बात हो रही है। तो क्या है, हिस्ट्री सिलेक्टिव। देन सेकंड इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा व्हाट हिस्ट्री बुक, क्या हमें हिस्ट्री बुक्स क्या बताती हैं, टेल्स अस अबाउट द पास्ट इज नॉट एवरीथिंग दैट हैपेंड बट व्हाट हिस्टोरियंस हैव सिलेक्टेड। अब यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड की बात हो रही है कि उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है। देन choices must similarly be made, तो इससे पहले अगर आप ये वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, दे कैन नॉट पुट इन एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है तो इसके साथ जो पेयर बनेगा वो ये बनेगा, दे कैन नॉट पुट इन एवरीथिंग, चॉइसेस हैव टू बी मेड। मतलब कि चॉइस उन्होंने की थी, उन्होंने सब कुछ जो एवरीथिंग जो है वो बुक्स में नहीं था, चॉइस रख के ही बुक्स में जो है हिस्ट्री के बारे में बताया गया है।
देन यहाँ पे choices have to be made, तो इसका जो पेयर बनेगा वो ये बनेगा, choices must similarly be made about which aspects of the past should be formally taught to the next generation in the shape of school history lessons. अब हम आंसर चेक करेंगे इसका, BADC, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपने करना है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, देन लास्ट में जो है वो आपने ज्यादातर सॉल्यूशन ही होगा, 90% सॉल्यूशन ही होता है, वो होगा, देन उसके बाद पेयर। जैसे आप ये देख रहे हैं ऑर्डर पैराग्राफ्स, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है, देन उसका पेयर ढूंढना है बाद में। तो फर्स्ट सेंटेंस इज दैट द पॉइंट इज यू शुड नो द लेवल ऑफ नॉइज दैट इज ऑप्टिमल फॉर योर ओन स्टडिंग। द पॉइंट इज मतलब इससे पहले कोई पॉइंट की बात हुई है, तो उसके बाद हम ये वाला सेंटेंस जो है चूज कर सकते हैं। Then the second sentence is that some students say that they need complete quiet to read and study. और उससे अगला जो सेंटेंस है वो ये है, however one general rule for all students is that the television seems to be more, मतलब कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट को। तो इससे पहले भी कोई सेंटेंस होगा, ये उस जो सेंटेंस है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद है अदर्स स्टडी बेस्ट इन क्राउडेड। अदर्स किसके लिए यूज हुआ है? तो फर्स्ट हमने क्या करना है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज और टिप्स बताई हैं उसी की हेल्प से मैं ये सॉल्व करूंगी। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है, तो इन चारों में से 4 सेंटेंस है तो 3 मार्क्स का होगा क्योंकि इसमें 3 पेयर्स बनेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस है इसमें जो है सिर्फ एक ही लग रहा है, वो है सम स्टूडेंट्स से दैट दे नीड कंप्लीट क्वाइट टू रीड एंड स्टडी। ये हमारा जो है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हुआ कि कुछ जो स्टूडेंट्स है वो ये कह रहे हैं दैट दे नीड कंप्लीट क्वाइट टू रीड एंड स्टडी। और अब क्या करना है, हमने इसका पेयर ढूंढना है। तो इसका पेयर जो है द पॉइंट इज, मतलब अभी पॉइंट की तो कोई वैसे बात नहीं हुई है, बट जो हमने इसका जो पेयर ढूंढना है वो ये है कि अदर्स, अदर्स कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं और अदर्स क्या कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं that they need complete quiet to read and study and others study best in crowded। others मतलब स्टूडेंट के लिए ही यूज हुआ है, तो ये इसका पेयर बनेगा। देन उसके बाद ये आएगा द पॉइंट इज, मतलब कि पॉइंट की बात हो रही है कि द पॉइंट इज यू शुड नो द लेवल ऑफ नॉइज दैट इज ऑप्टिमल फॉर योर ऑन स्टडी। अब पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट क्या है। देन लास्ट में एक ही सेंटेंस बचा है which is however one general rule for all student, मतलब कि all student की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर point and for all students is that the television seems to be more of a distraction than music or other background noise, so leave the TV off when you are reading or studying. Also don't let yourself distracted by computer games, email or internet surfing। अब ये जो लास्ट में है वो क्या है, सजेशन है, तो इसका BDAC, BDAC, तो आंसर इज करेक्ट। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बताई हैं, जो भी इसके मैंने आपको मेथड बताया करने का, उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपके 80 to 90% ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं है कि आप बर्डन डाल के प्रैक्टिस करें, मतलब कि 10 to 20 आप रोज के जो है करें प्रैक्टिस। तो मतलब आप कम से कम टारगेट अपना स्केड्यूल के हिसाब से टारगेट अपना 5 to 6 अगर आप रोज के भी प्रैक्टिस करेंगे वो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। देख सकते जो भी मैंने आपको टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बताई हैं, इनको यूज करके आप अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में जो 10-10 सॉल्व करने हैं, रीऑर्डर 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना आप से हो सकता है, मतलब कि जितना आप कंपेटेबल हैं, लाइक 5-3 स्केड्यूल अपना एक आप बना सकते हैं। रोज के आप 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 10-10 सॉल्व कर रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आपको थोड़ा सा टफ टास्क है, इसमें आप 5-5 क्वेश्चन आप स्केड्यूल बना सकते हैं। 5-5 क्वेश्चन रोज के सॉल्व कीजिए, अच्छे से समझ आएगा। इन टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज की हेल्प से आप अच्छे से स्कोर इसमें ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इफ यू आर अ न्यू व्यूअर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।